रजनीश कुमार जी का कमेंट दिखाई दे रहा है, रविंद्रा सेन, अमित, राजू, मनीष, जय माता दी भाई, जय माता दी। तो क्लास आप सभी के बताने का ऑडियो कैसी है? मिस प्रिया, प्रदीप कुमार, आदित्य कुमार, रिंकू, विपिन, सुबोध, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। सचिन वालेकुम, बढ़िया। अमित मुजुमदार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। नितिन, श्याम दास, नितेश, राम बालक कह रहा है, विनीत राम सर जी ठीक है, बढ़िया भाई एकदम। स्नेहा, अनुराग, रणवीर, मिस कह रहे हैं ऑल क्लियर। रिंकू जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गौतम, राजकिशोर, जैन, अच्छा चलो आज की क्लास में बोल दे टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा, वो कर देंगे 2 मिनट में। आज हम पढ़ेंगे सैटेलाइट उपग्रह। सैटेलाइट उपग्रह और हमें सैटेलाइट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैडम कैलकुलेट करेंगे, पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी जो है डब्ल्यू जी खत्म हो गया, माहौल बढ़िया है। चलो पहले हम समझ रहे हैं क्लियर, ठीक ठीक ठीक। अब कमेंट बंद करेंगे, सीधा आगे मुद्दे की बात पे। अच्छा, आपने सैटेलाइट का हिंदी नाम लिखा है उपग्रह। आपने ग्रह सुने होंगे, ग्रह का होता है प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट ग्रह क्या है भाई? ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। बस गुड मॉर्निंग करो, आ जाओ यहाँ पे, ठीक। अच्छा, एक बच्चा गुड मॉर्निंग लिखता है, एक कमेंट कर देगा भाई, या तो कोई अपना नाम ही सुनना है तो अलग चीज है ना। तो आपने वाला लिख दिया, ठीक है। जब पिछले क्वेश्चन आएगा, नाम आ गया नहीं आ गया, तो नाम के पीछे इतने मत भागो भाई, है ना। क्योंकि थोड़ी बात क्या है, आपको दिख नहीं रहा है, मालूम है किसी नाम लिख दिया राहुल, और भारत में 1 करोड़ राहुल होंगे, है ना, कई फर्क पड़ जाएगा उससे। चलो अब मतलब हिंदी में होता है ग्रह, ग्रह का मतलब प्लैनेट, प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं जो कि किसी तारे के चक्कर लगाए। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा है, तो सूर्य के चारों तरफ कुछ आकाशीय पिंड चक्कर काट रहे हैं, जैसे धरती, बृहस्पति, मंगल ग्रह। तो पृथ्वी एक प्लैनेट है, बृहस्पति एक प्लैनेट है, किसी सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, एक तारे के चक्कर काट रहे हैं। तो किसी तारे के जो चक्कर काटते हैं उसे कहते हैं प्लैनेट, उसे कहते हैं ग्रह। लेकिन ज्योतिषी में जो ग्रह है उनकी डेफिनेशन अलग है। ज्योतिषी में सूर्य को भी ग्रह माना जाता है। वहां पर ग्रह का मतलब ये नहीं है कि वो पिंड जो सूर्य के चक्कर काटते हैं, वहां पर ग्रह का मतलब होता है कि वो आकाशीय पिंड, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनका हमारे जीवन पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो वहां पे वो सूर्य को भी ग्रह लेते हैं, बृहस्पति ग्रह है, वहां पे मंगल, बुध, बाकी वो सारे ऐसे ही है। तो ये मैं सोचने की जगह सूर्य को ग्रह बता रहा हूं, क्योंकि उनका डेफिनेशन अलग है। हमारी साइंस की डेफिनेशन क्या है ग्रह का मतलब यहाँ पर कि वो जो सूर्य के चक्कर काटते हैं, किसी तारे के चक्कर लगाए, प्लैनेट ग्रह होते हैं। लेकिन जो ग्रह के भी चक्कर लगाए, जो प्लैनेट के भी चक्कर लगाए, उसे कहते हैं उपग्रह, सैटेलाइट। उपग्रह ग्रह के भी चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये मून जो है, चांद जो है, आपको पता है कि पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, चांद धरती के चक्कर काट रहा है। ऐसे बहुत सारे उपग्रह, बृहस्पति ग्रह के हैं, बहुत सारे शनि ग्रह के हैं, मंगल के भी 2 हैं। तो ये उपग्रह नेचुरल, लेकिन इस क्लास में नेचुरल सैटेलाइट की बात नहीं करेंगे, ये बात आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। यहाँ पर बात करेंगे क्लास में आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, कृत्रिम उपग्रह की। वो उपग्रह, वो सैटेलाइट जो इंडिया के इसरो और या नासा वाले, जो अमेरिका वाले नासा वाले छोड़ते हैं, उनकी बात करेंगे। तो इसरो नासा वाले जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जो धरती के चक्कर काटते हैं, जो आर्टिफिशियल है, जो मैन-मेड है, उनके बारे में क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये समझने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए धरती माता है, हमने कई बार आपको बताया कि धरती हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है, हमें एकदम कॉन्फिडेंस वाले हैं। ये अर्थ है धरती माता, धरती मेरे साहब सोसाइटी का सुना, ये पृथ्वी है, और मैं क्या धरती के ऊपर बहुत बड़ा टावर लगाया, ये समझने के लिए मैं अभी बताऊंगा आपको। और यहाँ पर मैं अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा टावर लगाया और इसके ऊपर जाकर मैं खड़ा हो गया। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं गया हूँ टावर पे, बहुत ऊंचा टावर है, बहुत ऊंचाई पर मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं, वो जैसे दिखा बहुत ऊंचाई है। अब मैंने सैटेलाइट एक में टावर लगा धरती पे, ये काफी ऊंचा टावर है, और इसके ऊपर जाकर मैं खड़ा हो गया, ठीक है। ठीक, अब समझ ध्यान से। अब मैंने सोचा कि यार इतना ऊंचा टावर पे आके गए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, अपने साथ बहुत सारी बॉल ले ली, प्लास्टिक की, लेदर की, है ना, जो मेरे पास मिली, उसमें बहुत सारे पत्थर बॉल इकट्ठे कर लिया। अब मैंने क्या किया, जैसे मैं ऊंचाई पर गया, मैंने धरती माता की तरफ देखा और अपनी जेब से बॉल निकाली या बैग से बॉल निकाली, छोड़ दी। तो बॉल जो है जैसे मैंने फेंकी धरती की तरफ, वो धरती पे जाकर टकराई। मैंने कहा वाओ, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, वो धरती पर आ गई है। अब मैंने अगली बॉल ली, उसको ज्यादा स्पीड से फेंक के मारा, तो मैं थोड़ी स्पीड से फेंक के मारूंगा, बट आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पता है कि रेंज में क्या मिलेगी, ज्यादा बहुत ज्यादा दूर लग जाएगी। मैं बढ़िया लगा। अब क्या किया मैंने, अब मैं अगली बॉल ली, उसे और थोड़ा स्पीड से फेंक के मारा, थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा सा और दूर जाके गिरा, बोलिए। तो मुझे मजा नहीं लगा कि मैं जैसे स्पीड बढ़ा हूं वैसे रेंज बढ़ गई, बहुत दूर जाके गिरी। अगली बॉल मैंने फेंकी, ये और दूर जाके गिरी, यहाँ पे धरती पे। अगली बॉल और स्पीड से फेंका, यहाँ पे टकराई, तो मैं लगातार स्पीड बढ़ा हूं। तो पहली बॉल यहाँ गिरी, दूसरी यहाँ पे टकराई धरती पे, तीसरी यहाँ पे टकराई, चौथी यहाँ टकराई, पांचवीं टकराई। तो लगातार स्पीड बढ़ाता हूं ना, तो एक स्पीड ऐसी आएगी, इसमें बॉल पूरा धरती के चक्कर काट के मेरे पास वापस आ जाएगी। यानी कि ये बॉल और मैं लगातार स्पीड बढ़ाऊं तो एक स्पीड ऐसी होती है कि इस बॉल वापस आ जाएगी कंप्लीट चक्कर करके। अब ये बॉल मेरे पास वापस आ रही है ना, ये बॉल बेटा एक्चुअली में हर समय धरती पे गिरना चाहिए, लेकिन गिर नहीं पाई मेरे को। मैं यहाँ गिरी, थोड़ी सी गिरी, फिर आगे गिरी, आगे गिरी, आगे गिरी, मैं उस पर भाई उसने क्या बोला, तूने पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया। अगर आगे चक्कर में गिरना चाहिए, स्पीड काफी है, ये बार चक्कर कंप्लीट कर लेती है, फिर आगे चक्कर में गिरना चाहिए। जो वस्तु धरती के चक्कर काट रही है वो हमेशा फ्री फॉल में मुक्त रूप से गिर रही है, वो हमेशा धरती पे गिरना चाहिए, और स्पीड इतनी ज्यादा चक्कर आ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है धरती के गोल होने की वजह से, धरती के होने की वजह से अगर धरती पे प्लेट की तरफ होती तो कितनी स्पीड से वो धरती पे टकराती। अभी बोल कर रही है कि अगर के साथ में ये स्पीड होने की वजह से चक्कर साथ आगे वापस काट मारी, अब चक्कर में वापस काट मारी, वो है कोई चीज जो धरती के चक्कर काट रही है वो हमेशा धरती पे गिरना चाहिए, और गिरना चाहिए, स्पीड है चक्कर कंप्लीट हो गया, आगे चक्कर में गिरूंगी, स्पीड काफी वापस आ गई, तो चक्कर काट रही है, लेकिन वो चक्कर में हर समय गिरने के मूड में है। अब वो स्पीड जिस पर वस्तु धरती के चक्कर काटना शुरू कर दे, वो स्पीड जिस पर वस्तु धरती के चक्कर काटना शुरू कर दे, उसे कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड, उसे कहते हैं कक्षीय चाल। तो कक्षीय चाल वो चाल जिस पर वस्तु कक्षा में स्थापित हो जाए, एक ऑर्बिट में सेट हो जाए, वो लगातार चक्कर काटे, ये ऑर्बिटल स्पीड है, कक्षीय चाल। यानी किसी वस्तु को अगर आपको ऑर्बिट में सेट करना है, कक्षा में स्थापित करना है, तो आपको कौन सी स्पीड पड़ेगी, ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिट में सेट रहती है, वो लगातार चक्कर काटेगी, स्पीड ऑर्बिट से कम रहेगी तो धरती के ऊपर आ जाएगी। तो जितने भी सैटेलाइट इस समय धरती के चक्कर काट रहे हैं उनकी स्पीड ऑर्बिटल स्पीड कक्षीय चाल के बराबर है। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है मैं आपको बताएंगे, ये क्या पॉइंट बोलना वो कुछ है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ऑर्बिटल स्पीड एक स्पीड आई, इस धरती के चक्कर काटना शुरू कर दिया, उसमें ऑर्बिटल स्पीड, अगर मैं ऑर्बिटल से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूं तो क्या होगा, अगर हम ऑर्बिटल से भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें तो क्या होगा बेटा, फिर से बॉल धरती के चक्कर लगाएगी, उसमें सर्कुलर मार्ग पे चक्कर ना लगा, थोड़ा सा मार्ग से अंडा हो जाएगा, बड़े मार्ग इलेक्ट्रिकल मार्ग दीर्घ चक्कर काटेगी। अब आपने थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दी, फिर और लंबा चक्कर लगाएगी, और ज्यादा अंडा हो जाएगी, अब आपके वापस साथ आएगी, आपने स्पीड और बढ़ा दी, फिर से धरती के चक्कर काटेगी, और लंबा चक्कर काट के पास आएगी। अब लगातार स्पीड बढ़ाते रहें तो एक स्पीड ऐसी आएगी जिस पर वस्तु वापस कभी लौट कर ही नहीं आएगी, उसे कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, प्लान वेग। तो प्लान वेग वो वेग है जिस पर वस्तु प्लान कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी, कभी वापस लौट कर ही नहीं आएगी। ये एक्चुअली होता क्या है, तो आप किसी वस्तु को प्लान वेग देते हैं ना, तो वस्तु जो है वो कहती है मैं आऊंगी, लेकिन एक इनफाइनाइट दूरी का चक्कर लगा के, जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उसका मार्ग बढ़ता है, तो ये जो प्लान वेग है ना, तो वस्तु कहती है मैं आऊंगी, लेकिन बहुत लंबा चक्कर लगा के अनंत दूरी का चक्कर लगा के, और अनंत दूरी तो होगी नहीं, यानी कभी वापस नहीं आ पाएगी। यदि किसी वस्तु को ऑर्बिटल स्पीड से चल देंगे तो उसको कक्षा में स्थापित हो जाएगी, धरती के चक्कर काटेगी। अगर किसी वस्तु को प्लान वेग देंगे या प्लान वेग से ज्यादा वेग देंगे, वस्तु प्लान कर जाएगी तो ग्रह पर लौट कर आएगी नहीं, प्लैनेट की ग्रेविटी से बाहर भाग जाएगी। तो मैं आपको 3 केस बताऊंगा। अगर किसी वस्तु को ऑर्बिटल से कम चल देंगे तो वस्तु धरती पर गिरेगी, कक्षा में स्थापित नहीं होगी, पहला। दूसरा, अगर किसी वस्तु को ऑर्बिटल स्पीड दें या ऑर्बिटल से ज्यादा वेग दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो प्लान वेग से कम का वेग होना चाहिए, ऑर्बिटल के बराबर हो या ऑर्बिटल से ज्यादा भी हो, लेकिन प्लान वेग से कम का वेग हो तो वस्तु धरती के चक्कर काटेगी। तीसरा केस, वस्तु को प्लान वेग ही दे दिया या प्लान वेग से ज्यादा वेग दे दिया, वस्तु प्लान कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी, वापस आएगी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बोला हमने कि ऑर्बिटल स्पीड है, इस पर वस्तु ऑर्बिट में सेट होती है या ऑर्बिटल से ज्यादा स्पीड दोगे, कक्षा से चल दोगे, तो वस्तु धरती के चक्कर काटेगी। लेकिन वस्तु को आपने एस्केप वेलोसिटी प्लान वेग दे दिया तो वस्तु एस्केप कर जाएगी, प्लान कर जाएगी, यानी कभी लौट कर ही वापस नहीं आएगी, उस ग्रह पर जिस ग्रह से उसे फेंक मारोगे, धरती का लेंगे तो वस्तु धरती वापस आएगी नहीं, उसे प्लान वेग दे जाए तो वस्तु प्लान कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। अभी प्लान वेग का मान कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल का मान कैसे निकालते हैं, हम सारी बात डिस्कस करेंगे। पहले हम 3 केस डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं। तो केस फर्स्ट क्या हमारा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की जो चाल है, जो वस्तु फेंक के मार रहे हैं, वस्तु की चाल इसे लिखा हूं मैं v से। अगर वस्तु की चाल जो है
अगर ये ऑर्बिटल स्पीड से कक्षा चाल से कम हो, यानी ऑर्बिटल कक्षा चाल से कम चाल होगी वस्तु की, तो वस्तु धरती के ऊपर गिरती है, यानी कि वस्तु धरती के ऊपर गिरेगी और धरती के ऊपर गिरने वाला ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस प्रक्षेप्य गति। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था कि किसी वस्तु को किसी स्पीड से फेंकना और धरती पर टकराएगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। जब प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रक्षेप्य गति में वस्तु कैसा मार्ग फॉलो करती है, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ फॉलो किया जाता है, कहते हैं पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक मार्ग। या प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा रखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ होते हैं, कहते हैं पैराबोलिक, परवलयाकार। एक सेकंड, अगर वस्तु के पास में वस्तु की जो स्पीड है, एक सेकंड, वस्तु की जो स्पीड है वो ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कक्षा चाल के बराबर कक्षा चाल से ज्यादा हो, लेकिन पलायन वेग से कम होनी चाहिए ताकि वस्तु पलायन कर जाए। तो अगर वस्तु को कक्षा चाल देंगे, कक्षा चाल से ज्यादा भी चाल देंगे तो वस्तु कक्षा में स्थापित हो जाएगी, बस पलायन वेग से कम रहना चाहिए वेग, तो वस्तु कक्षा में स्थापित हो जाएगी, यानी कि वस्तु बन जाएगी सैटेलाइट, उपग्रह, धरती के चक्कर लगाएगी। और सैटेलाइट का मार्ग कैसा होता है? इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार की अंडाकार मार्ग। ठीक, तीसरा केस थर्ड, अगर किसी वस्तु की चाल पलायन वेग के बराबर हो जाए या पलायन वेग से भी ज्यादा हो जाए तो वस्तु पलायन कर जाएगी, कभी लौट कर ही नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट विल एस्केप, ऑब्जेक्ट विल एस्केप द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। वस्तु ग्रह के गुरुत्व से बाहर निकल जाएगी, तो कोई वस्तु ग्रह के गुरुत्व से बाहर निकलती है, उसी ग्रेविटी को छोड़कर भाग जाती है, उसे प्लान करेंगे, प्लान से लगेगा, प्लान करना है, वस्तु ऐसे कर जाएगी ग्रेविटी, जब वस्तु ऐसे कर जाए कभी लौट कर आए, तो ऐसा पाथ कहते हैं हाइपरबोलिक, अति परवलयाकार, हाइपरबोलिक, अति परवलयाकार, अति परवलयाकार। तो आपको तीन बातें याद रखनी है, वस्तु की चाल कक्षा चाल से कम है तो वस्तु कक्षा में स्थापित नहीं होगी, धरती के प्रोजेक्टाइल मोशन कक्षा चाल के बराबर चाल है उससे ज्यादा है, लेकिन प्लान वेग से कम है तो वस्तु धरती के चक्कर लगाएगी, उपग्रह बन जाएगी। इस वस्तु को प्लान वेग देंगे तो वस्तु प्लान कर जाएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। ये तीन बातें आपको जाननी है। यानी इसका मतलब ये है कि जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो हम कहते हैं किसी वस्तु को फेंक कर मारा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जिस वस्तु को फेंक कर मार रहे थे, इसका मतलब है कि उन सब की स्पीड जो थी वो ऑर्बिटल स्पीड से कम थी। अगर किसी वस्तु को ऑर्बिटल स्पीड ही देंगे तो वस्तु धरती के चक्कर काटना शुरू कर देगी। तो बात तीनों को सीख लो। ये बताएगा कि सैटेलाइट को स्पीड कहां से मिलता है बार-बार चक्कर काटने के लिए। देखो बेटा आपने करना क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ये देखो एक बार हो गया सभी का। ये पैराबोलिक लिखा परवलयाकार, ये लोगों के नीचे छप गया हुआ ना। देखो अब आप कहेंगे ठीक है, अगर किसी वस्तु को चक्कर काटना है, मतलब सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो आपने कहा कि उसे ऑर्बिटल स्पीड देनी पड़ेगी। ऑर्बिटल स्पीड होती कितनी है, कैसे पता चलता है? अब देखो इसरो नासा के साइंटिस्ट जो है वो करते क्या है, ये बेटा अर्थ का सेंटर है O, ये अर्थ के रेडियस R, ये अर्थ के सरफेस H हाइट ऊपर, मान लो कि यहाँ पर साइंटिस्ट लोग किया, एक काम करते हैं, धरती से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैटेलाइट घुमाना उन्हें, एक सैटेलाइट, तो वो करते क्या है, ये समझना। देखो क्या की डेफिनेशन ऑर्बिटल स्पीड की, भाई क्या 10 क्लास का पढ़ना होगा, आधा पेज भरना है। ऑर्बिटल स्पीड वो स्पीड जिस पर कोई वस्तु धरती के चक्कर काटने लगे, किसी ग्रह के चक्कर काटने लगे, 20 बार पता नहीं आती है कि कक्षा चाल वो चाल है, ऑर्बिटल स्पीड वो स्पीड है जिस पर कोई वस्तु एक ऑर्बिट में सेट हो जाए, एक कक्षा में स्थापित हो जाए, चक्कर काटने लगे। ध्यान आए तुम्हारा, देखा उपग्रह नहीं लिखा हुआ है, क्या करें भाई बच्चों का। ऑर्बिटल स्पीड नहीं, ऑर्बिटल स्पीड उसकी स्पीड है जिसे आपको घुमाना है, जिस पर फेंक मारोगे। ऐसे क्या बता दिया मैंने, अरे क्या पढ़ रहे हो तुम लोग यार। मैंने कहा कि भाई अर्थ से कुछ ऊपर आप एक पत्थर से फेंक दिया, धरती गिरेगा, फिर उस पर उड़ाई, धरती गिरेगा, उस पर उड़ाई, धरती गिरेगा, एक स्पीड से आई कि ऊपर धरती के चक्कर काटने लगे। वो पत्थर जिस स्पीड पर धरती के चक्कर काटेगा वो ऑर्बिटल स्पीड से चाल है कि उस पत्थर को कितनी स्पीड से फेंकूं कि धरती के चक्कर काटे, ऑर्बिटल स्पीड है। ऑर्बिटल स्पीड को धरती के चक्कर लगेंगे, लेकिन प्लान वेग आ गया तो फिर वस्तु धरती को छोड़ के भाग जाएगी, ये बताया। आ जाओ यहाँ पे देखो, अब मान लो इंडिया में इसरो का मन कर रहा है कि धरती की सरफेस से H हाइट ऊपर हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो अगर उस सैटेलाइट को क्या करते हैं, देखो वो किसी रॉकेट की हेल्प से पहले सैटेलाइट को 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाएंगे। इस सैटेलाइट ने मान लो कि घुमाना है 35,000 किलोमीटर की हाइट पे, तो किसी रॉकेट की हेल्प से 35,000 किलोमीटर पर ले जाएंगे। तो सबका देखा होगा ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले रॉकेट बेस सैटेलाइट रहेगा, फिर रॉकेट भागेगा 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 और जैसे जिस हाइट पर आपको घुमाना है उस हाइट पर रॉकेट लेके जाएगा। क्या करेंगे, उस हाइट पे जाके सब ठोक आएंगे, फेंक मारेंगे, कितनी स्पीड से, ऑर्बिटल स्पीड से। अब साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि 2,000 किलोमीटर की हाइट पर 35,000 किलोमीटर की हाइट पर कितनी स्पीड देने की धरती के चक्कर काटना शुरू कर देंगे। देखो कितनी स्पीड से ठोक आएंगे कि धरती के चक्कर काटे, ये ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ऑर्बिटल स्पीड है कक्षा चाल, इसका फार्मूला होता है √GME/RE+H। मैं जो ग्रह ले रहा हूं मैं धरती ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है √GME/RE+H। अब देखो ये कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, साइंटिस्ट को भी पता है, कैपिटल जी का मास सबको पता है कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर है। यहाँ पे m धरती का मास मुझे तुम्हें पता है तो साइंटिस्ट को भी पता है, धरती का मास होता है लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम। धरती के रेडियस भी हम सबको पता है तो उन्हें पता है, धरती के रेडियस कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर की। बस हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू पता है, G की भी, M की भी, R की भी। अब जिस साइड पर सैटेलाइट को घुमाना है वो H की वैल्यू कर देंगे और निकल जाएगी ऑर्बिटल स्पीड की, उतनी स्पीड से ठोका जाएगा सैटेलाइट को। अब मान लो मैं एक स्पीड से लेता हूं कि इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर उपग्रह धरती की सतह के बहुत नजदीक हो, यानी मैं H की लगभग 0 ले लूं, मान लो मैं सैटेलाइट घुमाना चाह रहा हूं और ठीक धरती के आसपास 20-30 किलोमीटर की आसपास मान लो लगभग 0 है, धरती के आसपास घुमाना है, फिर आपको सैटेलाइट ठीक धरती के ऊपर घुमाया जाए, H की लगभग 0 कर दो, जो सैटेलाइट ऊपर मैंने लिखी है तो ऑर्बिटल स्पीड निकल आएगी वो आएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर आपको धरती के ठीक ऊपर सैटेलाइट चक्कर काटने हैं तो आपको 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा, और इससे कम स्पीड देना तो धरती को आगे बढ़ेगा। तो अगर सैटेलाइट ठीक धरती के ऊपर चाहे घूम जाए उसे कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। बस उसको आपको एक बार ठोकना है, उसके बाद उसके अंदर आपको इंजन पेट्रोल भरना, कोई सैटेलाइट साइड पे मतलब धरती थोड़ा बढ़िया और आपने कब फेंक मारा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक बार फेंक मारो वो कब फेंकेगा, उसके पास आपने ऑर्बिटल स्पीड दी, ऑर्बिटल स्पीड दी पूरे ऑर्बिट में चलेगा, वापस आएगा और चक्कर लगाना चाहेगा और लगातार चक्कर काटेगा, उसके बाद इंजन उसके अंदर लगाने की पेट्रोल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिक ग्रेविटी की वजह से फ्री करना तो चक्कर लगाना चाह रहा है, फ्री करने की स्पीड दिया फेंक दिया उसे जो ऊपर चक्कर लगा है वो तो लगातार चक्कर काटेगा, उसके इंजन उसके अंदर लगाने की पेट्रोल भरने की जरूरत नहीं है। वो चांद धरती के चक्कर काट रहा है, तो चांद धरती ग्रेविटी की वजह से चक्कर काट रहा है, तो एक उसके पेट्रोल बन रहा है, उसके चक्कर काट रहा है। तो एक बार आप जिस हाइट पर मन करे उस हाइट पर बस एक बार आपको क्या करना है, उस हाइट को ठोकना है, एक बार आपको पुश करने की ताकत देनी पड़ेगी, उसके बाद तो बस वो लगातार धरती के चक्कर काटेगा। बस जो आपको फेंक मारना है ना वो स्पीड जो ऑर्बिटल के बराबर होनी चाहिए, जैसे मैंने कैलकुलेट की हाइट लगभग 0 तो ऑर्बिटल स्पीड आएगी 7.9, उससे जब आप ठोक आएंगे वो स्पीड रहेगी 6-7 तो धरती के ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो आपको ऑर्बिटल स्पीड देनी है तो चक्कर काटेगा। तो वो सैटेलाइट जो ठीक धरती के ऊपर चक्कर काटते होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, उनकी स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की। तो याद रखना कि कक्षा चाल का मान अगर कोई उपग्रह ठीक धरती के ऊपर चक्कर काटना चाहे तो उसके लिए कक्षा चाल का मान होगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक सैटेलाइट जो है अगर उसकी हाइट लगभग 0 है तो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन वो सैटेलाइट जो मुझे धरती से 10,000 किलोमीटर पर घुमाना है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आएगी वो 7.9 से कम होनी चाहिए, 7.9 से ज्यादा होनी चाहिए, 7.9 के बराबर ही होनी चाहिए। अगर कोई सैटेलाइट आप धरती से ठीक ऊपर घुमाएं तो 7.9 की है तो 10,000 किलोमीटर पर उसकी कितनी होगी वैल्यू, एक घंटे में आ गया। ये सैटेलाइट फर्स्ट टाइम आपको नहीं गिरा था, मैंने नहा के क्लास में ना नहा के ठंडे पानी से और उससे क्लास लेनी है तो पता चला धरती पर नहीं गिरा था वो, घर के कमरे में नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट है। घर के कमरे में कैसे होगा भाई, तो घर के कमरे में स्पीड देगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर की चाहिए वस्तु, तो कमाएगा 7.9 किलोमीटर जाएगी। श्याम दास का सही है, प्राची का गलत है, गौतम का सही है एकदम, जयप्रकाश का भी सही है, बराबर जो लिखा है उसका मार्ग है, हसन सुबोध प्रदीप। बेटा देखो अभी मैं आपको ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला लिखाया,
अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो यहाँ पे देखो जो ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर हाइट डिपेंड कर रही है तो सेम तो नहीं होगी। अब यहाँ पे देखते हैं जो हाइट फॉर्मूला में नीचे लिखा हुआ है, जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे तो हम हाइट बढ़ाएंगे, एच बढ़ाएंगे नीचे की बढ़ेगी तो ऑर्बिटल स्पीड बढ़ेगी। यदि आपको सैटेलाइट धरती के ठीक ऊपर चक्कर करना है तो 7.9 की स्पीड देनी पड़ेगी, और धरती से कुछ हाइट ऊपर है तो 7.9 की स्पीड देनी होती है, 7.9 से कम ही काम चल जाएगा। तो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो मान लो कि आप 50 किलोमीटर पर गए तो 7.7 से काम चलेगा, 20 किलोमीटर पर गए तो 6 की स्पीड से काम चलेगा, और ऊपर गए 50 3 से काम चलेगा। ऑर्बिटल स्पीड हाइट डिपेंड कर रही है, सेम नहीं होगी। यानी कि अगर सैटेलाइट बहुत ज्यादा हाइट पे घुमाना चाह रहे हो तो कम स्पीड से फेंकोगे तो भी घूम जाएगी वो। 7.9 स्पीड तब के लिए है अगर सैटेलाइट ठीक धरती के ऊपर घुमाना हो, ये तब ठीक है। तो हमें क्या समझ आया कि जितने भी सैटेलाइट इसरो वाले नासा वाले छोड़ रहे हैं ये सब धरती के ऊपर चक्कर काट ही रहे हैं, ये धरती को साइड ऊपर होते हैं, इन सब की स्पीड 7.9 से कम है। बस एक बार आपको करना है रॉकेट की हेल्प से सैटेलाइट को हाइट पे ले जाना है, और बस एक बार थोड़ा करना है, एक बार आपको कक्षा चाल से फेंक के मारना है, उसका तो हमेशा चक्कर काटता रहेगा धरती के हमेशा। हां, उसके अंदर जो आपने कंप्यूटर लगा रखे हैं, जो कैलकुलेशन आपके पास में आ रही है, उन सबके चार्जिंग के लिए बैटरी यहाँ पर सोलर पैनल लगे होते हैं, उसको कंप्यूटर लगा के काम करें। लेकिन उसको घूमने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, वो धरती की ग्रेविटी की वजह से घूम रहा होता है वो, ठीक है। उसके बाद अंदर के लिए बताओ, जब आप वहां से उसके अंदर अपने सैटेलाइट है उसके अंदर आपने जो भी अपने मशीन रखी है, जो भी चीज लगाई है, जो आप डेटा करके भेज रहे हैं, तो उन्हें तो चाहिए ना अपनी एनर्जी चाहिए, बैटरी लगी होगी, सोलर पैनल लगे हैं, उनसे लेते हैं वो। इससे कोई जो सैटेलाइट होता है ना, इनकी एज होती है, इतनी एज के बाद फिर वो या तो आउटडेट हो जाते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है, या फिर वो एक समय के बाद जो सोलर पैनल लगे उसके मशीन लगी हुई है, एफिशिएंसी उनकी उतनी रहती है, तो वो एक एज के बाद में किसी काम के रहते हैं वो एक समय के बाद में। अच्छा, हमारे पास में एक फॉर्मूला क्या होता है आपको कि जो ऑर्बिटल स्पीड है इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, और यहाँ से हम लिखेंगे कि जैसे हाइट बढ़ेगी तो वैसे ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, घटेगी, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं एस का वेलोसिटी प्लान वेग। तो जो एस का वेलोसिटी है, जो प्लान वेग है, ये बेटा ऑर्बिटल स्पीड का होता है अंडर रूट 2 गुना। मान लो आपको पता चल गया कि इस हाइट पर पत्थर घुमाने के लिए ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड मान लो, उसमें अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देना, प्लान वेग का माना जाएगा कि ये वेग देने से वो भाग जाएगा, चक्कर काटेगा नहीं। तो प्लान वेग होता है ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट 2 गुना होता है। यदि घूमने के लिए जितनी स्पीड चाहिए, घूमने के लिए जितनी स्पीड चाहिए उसमें अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करो तो प्लान वेग का मान निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा हमें कि जो एस का वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड है इनका रेशियो कितना होता है, एस का और ऑर्बिटल का रेशियो होता है अंडर रूट 2:1। ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना है, ये हमारे पास में एस का वेलोसिटी क्या थी, ऑर्बिटल का अंडर रूट 2 गुना, अच्छा ऑर्बिटल स्पीड क्या आपने फॉर्मूला भी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक। ये साथ में रूट लिखा है, तो ये रूट में जो एस का वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये जो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला था बस एस का वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऑर्बिटल का फॉर्मूला था, एस का वेलोसिटी प्लान में अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2 होता है। अब मैं यहां पे एक काम करूं, अगर मैं लिखूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर वस्तु पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक हो, यानी एच के मैं लगभग 0 ले लूं, बड़ा कोई वस्तु धरती की सतह के बहुत नजदीक है, अगर ऑब्जेक्ट धरती की सतह के बहुत नजदीक हो, एच लेवल कितनी, लेवल 0, मैं 0 पुट कर दूं, धरती का मास जी आर ई 200 किलो पुट करूंगा तो प्लान वेग का मान निकल आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो बचपन से आपको मालूम है कि प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। याद रखना ये वैल्यू कभी है अगर वस्तु धरती की सतह से नजदीक हो, आप धरती की सतह पर खड़े हैं और आपके हाथ में पत्थर है और आप चाह रहे हैं कि पत्थर को कितनी स्पीड से फेंक दूं कि लोड कहीं ना आए, तो 11.2 की स्पीड से फेंकना पड़ेगा। लेकिन आप धरती से 5000 किलोमीटर पर हो, लाइन से चलते में उसने कहा कि एक व्यक्ति जो है धरती से 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और वो चाह रहा है कि किसी पत्थर को फेंक के मारूं मैं, तो कितना प्लान वेग देना चाहिए कि पत्थर को लोड कहीं ना आए। तो ये वैल्यू 11.2 की है, ये धरती की सरफेस के लिए है। अगर कोई आपको पता है कि जो एस का वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला है अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ये फॉर्मूला है। और आपने हाइट कर दिया, हाइट आपने 11 किलोमीटर की, एच किलोमीटर का प्लान वेग का मान रहेगा, ये व्यक्ति 11 किलोमीटर की हाइट पर है, उसे 11.2 की स्पीड देनी नहीं है, हो सकता है 10 की स्पीड से प्लान कर जाए। तो जो वैल्यू प्लान वेग 11.2 ये तब के लिए जब उसको सरफेस से नजदीक हो, और ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड तब के लिए अगर उसको सरफेस से नजदीक हो। अगर उसको कुछ हाइट ऊपर घुमानी है तो प्लान वेग जो उसकी कक्षा 7.9 से कम काम चलेगा, और उसको कुछ हाइट ऊपर है तो 11.2 से कम ही काम चलेगा, आपको 11.2 देने की जरूरत नहीं है। फिर आप समझो कि आप पहले धरती से काफी दूर हैं, धरती की ग्रेविटी से पहले से बाहर निकले हुए हैं, तो अगर थोड़ा सा और स्पीड दोगे तो भाग जाएगा। तो जो धरती के नजदीक होते हैं उनके लिए प्लान वेग 11.2 मैक्सिमम प्लान वेग धरती के लिए। जैसे हाइट बढ़ेगी हो सकता है कि 11 की स्पीड से भाग जाए, या 10 मिनट से भाग जाए, या 10 से भाग जाए, या 9 से भाग जाए, या 5 से, या 1 से, तो ऐसा रहेगा। जैसे हाइट बढ़ेगी प्लान वेग का मान लगातार कम लगेगा, जैसे हाइट बढ़ेगी ऑर्बिटल स्पीड का मान भी कम लगेगा। अब यहां पर बात पड़ी कि जो हमने वैल्यू बढ़ी है वो बढ़नी है 7.9 11.2, और ये साथ में और करना है कि ये वैल्यू आपके सरफेस के नजदीक के लिए है। धरती से ऊपर जाएंगे कक्षा 4 7.9 की जरूरत नहीं है, 7.9 से कम पे काम चल जाएगा। वस्तु भागनी है धरती से ऊपर है तो 11.2 से कम पे काम चल जाएगा, ठीक है। सर ऑप्शन 10.5 से कम हो और 678 हो तो क्या करेंगे, पता नहीं भाई क्या लिखा हुआ है तुम्हारे में। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे है कि मान लो कि मेरे हाथ में चूहा है और इस हाथ में मान लो कि हाथी है। मेरा मन क्या कि चूहे को फेंक के मारे धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, और हाथी को फेंक के मारे धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, तो ज्यादा प्लान वेग से किसे फेंकना पड़ेगा, हाथी को कि चूहे को? चूहे को धरती की से बाहर निकालना है और हाथी को भी चूहे को भी, तो ज्यादा प्लान वेग किसे देना पड़ेगा, हाथी को कि चूहे को? एक जगह आपका फेस क्रिकेटर रोहित शर्मा जैसा मिलता है, हमारे मिलता है, और यहाँ पे सर बात कर रीजनिंग क्यों सर उनका मिलता है, मैच करता है। गलत हो गया है, समर्पित का भी गलत हो गया है, नितेश गलत, सुनील का ठीक है। अमन का जितना चाहती है सब गलत है। देखो एस का वेलोसिटी हो चाहे ऑर्बिटल स्पीड हो, चलो प्लान वेग इनका मान वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता ही है। या देखना ये जो अपने प्लान वेग का फॉर्मूला लिखा है इसमें कहीं वस्तु का द्रव्यमान लिखा है तो धरती का द्रव्यमान है ग्रह का। अब जिस ग्रह पर खड़े हैं उस ग्रह का मास है, उस ग्रह पर खड़े होकर 2 किलो वस्तु फेंकने के 5 किलो स्पीड नहीं होता। आपने बचपन से चीज रटी है कि प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि हल्की वस्तु के लिए धरती से 1 ग्राम की वस्तु बाहर निकालनी हो चाहे 1 करोड़ किलो बाहर निकालनी हो, सब कुछ 11.2 की स्पीड से फेंकना पड़ेगा। हां वो बात अलग है कि चूहे को 11.2 की स्पीड देना आसान है, लेकिन हाथी को 11.2 की स्पीड देनी है तो ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। स्पीड दोनों को 11.2 चाहिए, धरती के ठीक ऊपर 1 किलो से घुमाना को 7.9 चाहिए स्पीड, 500 किलो घुमाना को 7.9 चाहिए, क्योंकि चाहे कक्षा चाल हो चाहे प्लान वेग हो, दोनों के फॉर्मूले में जो वस्तु फेंकेंगे उसका मास तो है नहीं, जिस ग्रह पर आप हैं उस ग्रह का मास है। यानी कक्षा चाल प्लान वेग का मान ग्रह पर डिपेंड करता है कि आपको सैटेलाइट जो है वो धरती के चक्कर लगाने के, मंगल ग्रह के चक्कर लगाने के, बृहस्पति ग्रह के चक्कर लगाने, प्लैनेट कौन सा इंपोर्टेंट है, वस्तु 2 किलो घुमाने के 5 किलो की, धरती के 7.9 वैल्यू है, धरती की सरफेस से 1 किलो भागो 500 किलो भागो 11.2 वैल्यू है। क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ orbital speed and escape velocity does not depend on the value of orbital speed and escape velocity does not depend on mass of object। लिखेंगे कक्षीय चाल और पलायन वेग का मान, कक्षीय चाल और पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एक बार आपको समझ आया कि एक बच्चा कह रहा है कि अंतरिक्ष के वेट की पता क्यों नहीं लगता, अंतरिक्ष के वेट की या अंतरिक्ष में वेट की। देखो भाई एक चीज समझो, अगर जैसे अपने यहाँ पे ये आप इस सैटेलाइट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें
क्या नाम था उनका? शुक्ला जी का, शुभांशु शुक्ला था शायद नाम पूरा। शुक्ला जी गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, या इससे पहले विलियम्स या और लोग गए हैं ना, तो ये इन्हें वहाँ पे वेट महसूस नहीं होता। अभी मैंने क्या बोला कि जैसे कोई वस्तु धरती के चक्कर काट रही हो, तो हर चक्कर में चाहती है धरती पे गिरना, वो फ्री फॉल कर रही होती है, मुक्त रूप से गिर रही होती है, वो मुक्त रूप से गिर रही है। आपको याद है मैंने लिफ्ट वाला केस पढ़ाया था कि लिफ्ट का टूट जाए, तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगी, मुक्त रूप से गिरेगी, उसके अंदर कितना लगेगा जीरो। तो एक्चुअल में वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, धरती का चक्कर काट रहा है, फ्री फॉल की कंडीशन में है, वो लगातार धरती पे गिरना चाह रहा है, और इतनी उसके पास है कि हर बार चक्कर कंप्लीट कर लेता है, अगले चक्कर में गिरना चाह रहा है, अगले चक्कर में गिरना चाह रहा है, स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर वेटलेस इसलिए महसूस होता है उन्हें, क्योंकि वो फ्री फॉल की कंडीशन में मुक्त रूप से गिर रहा है। जब भी कोई चीज फ्री फॉल करती है उसके अंदर वेट होता है जीरो। ये प्रायर में आपको लिफ्ट वाला केस आपको याद आ रहा हो कि मुक्त रूप से गिर रहे ऑब्जेक्ट के अंदर, फ्री फॉल कर रहे ऑब्जेक्ट के अंदर वेट जीरो होता है, वेटलेसनेस महसूस होती है। और एक बच्चे पूछते थे कि सैटेलाइट धरती का चक्कर काट रहे हैं, चांद धरती का चक्कर काट रहा है, धरती सूर्य का चक्कर काट रही है, तो गिरते क्यों नहीं है? तो धरती भी हर समय सूर्य की तरफ गिरना चाह रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्लियर है कि हर बार चक्कर काट रही है सूर्य का। अब सोचिए कि अगली बार होगी, फिर सूर्य को कंप्लीट चक्कर हो जा रहा है। धरती जब से स्टार्ट हुई है चक्कर काटना सूर्य का, वो तब से सूर्य गिरना चाहिए, लेकिन उसके ऑर्बिटल स्पीड है, उसके पास जिसको घूमने की स्पीड चाहिए, इसलिए गिर नहीं पा रही वो। चांद लगातार धरती गिरना चाह रहा है, गिर नहीं पा रहा है, सैटेलाइट धरती गिरना चाह रही है, गिर नहीं पा रहा है, फ्री फॉल कर रहा है सब। ठीक ठीक। तो कक्षा चाल और प्लान का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। अच्छा दूसरी चीज, एक बार हमारे पास जो कक्षा चाल और प्लान है, इनके बारे में हम फॉर्मूला पूछ लेते हैं डायरेक्ट। जो ऑर्बिटल स्पीड फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस H, और ये बता प्लान वेग का अंडर रूट 2 GME अपॉन RE प्लस H। लेकिन मुझे फॉर्मूला पूछता है ऑर्बिटल स्पीड का या एस कैपेसिटी प्लान वेग का, तो वो कैपिटल जी की फॉर्म में पूछता है, स्मॉल जी की फॉर्म में पूछता है, स्मॉल जी। तो इनका एक फॉर्मूला और है ऑर्बिटल स्पीड का, स्मॉल जी की फॉर्म में पूछा तो लिखेंगे अंडर रूट GR, और इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसका अंडर रूट 2GR। ये सारे फॉर्मूले सही है, ये बस स्मॉल जी की फॉर्म में है, ये कैपिटल जी की फॉर्म में है। ठीक, तो ये फॉर्मूला जल्दी जब पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा, एस कैपेसिटी प्लान वेग का अंडर रूट 2GR। ठीक, इसमें जो है वो ये वाला पूछता है कैपिटल जी वाला भी। अच्छा दूसरी चीज, और कैपिटल जी वाला पूछता है, ये पूछता है, फॉर्मूला सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो कक्षा चाल जो है प्लान वेग जो है, ऑर्बिटल स्पीड जो है, और एस वेलोसिटी, इनका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये बताया था आपको, इसका हमें बोला थैंक यू करना चाहिए। आज इसकी वजह से ही ये बच्चा कह रहा है कि अब तो टीचर के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गया, क्या होगा? एक्चुअली क्या है ना, ये इस समय जो सारा का सारा मुद्दा है वो है सोशल मीडिया वाला। अब कुछ लोग गए, उन्होंने बात की डीपीटी में जाके अपडेट करने की, आप फोटो किसी का भाई आप अपनी बात रख ही तो सकते हो, तो कोई आप कौन हो मुझे मैं खामा खा, तो आप अपनी बात रख सकते हो, आप पहुंचा सकते हो, तो वहां तक पहुंचना कोई आसान नहीं है, लेकिन बाकी लोग हैं, अब लोग तकलीफ हो रही है अपने को बनाने के लिए क्या हुआ ये हुआ, तो ये सब रील का, व्यूज का, सिंपैथी का वो चक्कर है। इन बच्चों को मिलती है, बच्चे एकदम से ये नहीं देख रहे कि भाई कौन बंदा प्रयास किया, कहां तक पहुंचा नहीं, उन्हें अपने वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अंदर जुड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता है भाई साहब ये तो सरकारी गावल से सरकार करने का काम है, इस सरकार से करने से जाएगी, इतने बड़े किसान आंदोलन से निकली है, तो वो अपने अलग चलता है, उसको बुराई की जाए सरकार की, तो उनके अलग अंदर की भावनाएं होती है, बचपन से जन्म के साथ ही पार्टी जुड़े हैं, पैदा होते समय के साथ ही, तो बहुत सारे मुद्दे एक नहीं है, कमी सबकी है, लेकिन हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, हम दूर भूले हैं, बाकी सब गलत हैं, तो चक्कर मत करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, बाकी जिन्हें रील बनाने के लिए करना है वो तो कुछ करेंगे, उस एंगल में कोई नहीं है, बस ये और कुछ नहीं है। अब ये मैं आपसे कह रहा था कि जो प्लान वेग का मान है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो जो प्लान वेग है जो एस कैपेसिटी है, एक बच्चा कह रहा है कि उस टीम से भी एक लोग को लेकर, अरे भाई चार लोग मिलने के लिए कहा है, अब नीतू सिंह मैडम जो केवल हैं वो अलग उससे, तो ऐसा नहीं है कि तीन चार लोग मैंने गया, मैंने गया, उन्हें कहेंगे कि उसे लेकर वो भारत में 50 इंस्टीट्यूट है, तो 50 लोग लेकर जाएंगे, तो अपने लोग मिल जाएंगे, ये सब बकवास है, तुम भी ऐसे हो, तुम कौन सा काम हो, तुम भी ऐसे हो। यहाँ लो, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब धरती पर जो जीवन संभव है वो इस प्लान वेग का मान है ना, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए है तो धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर वातावरण, ये जो एटमॉस्फेयर धरती के चारों तरफ, ये एटमॉस्फेयर गैसों से बना है, और गैसें जो धरती की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर जाती हैं, लेकिन भाग नहीं पा रही हैं, क्योंकि गैसों को धरती की ग्रेविटी से बाहर निकलना है, तो स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, और इस के पास आई बात थी, गैसों की स्पीड मैक्सिमम 7 तक पहुंच जाती है, तो इसलिए ऐसा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि धरती पर एटमॉस्फेयर वातावरण होने की क्या वजह है, तो धरती पर एटमॉस्फेयर होने की वजह है कि धरती पर ऐसे वेलोसिटी प्लान का मान बहुत हाई है, अगर गैसों को एक्सेप्ट करना है, भागना है, तो 11.2 की स्पीड से अचीव नहीं कर पाती, या आपको धरती ग्रेविटी है, धरती पर एटमॉस्फेयर, धरती की ग्रेविटी की वजह से धरती सारी गैसों खींच के पास सकती है। मून पर चाल पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जो मून का साइज है ना, जो मास है, द्रव्यमान जो मून का, वो साइज अलग है धरती की अपेक्षा, तो मून पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसके लिए लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास की है, बल्कि 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, तो गैसों की स्पीड 7 तक मैक्सिमम पहुंच जाती है, तो जैसे कभी मून की सरफेस टिक नहीं पाती, तो मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मून पर प्लान का मान कम है, जैसे प्लान जाती है यहां से, धरती पर एटमॉस्फेयर क्यों प्लान का मान ज्यादा है, प्लान नहीं पा रही है, मजबूरी में धरती पर प्लान का मान करेगी, तो ऐसे ही हो सकते हैं, जमाना हो गया रहते हुए, मतलब सारा मिल रहा है ना, चलिए रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर, रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वातावरण, पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण, पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर होने के क्या कारण है, क्या देखो, रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है उसके होने के क्या कारण है, पहले लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड हाई एस्केप वेलोसिटी, उच्च प्लान वेग का होना, हाई एस्केप वेलोसिटी, उच्च प्लान वेग का होना, उच्च पलायन वेग का होना, तो धरती पर एटमॉस्फेयर होने का हाई एस्केप वेलोसिटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये बच्चे का जुपिटर पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, कौन कह रहा है जुपिटर पर एटमॉस्फेयर नहीं है, अरे जुपिटर ऐसा एटमॉस्फेयर धरती पे है, जुपिटर तो बनाई कैसे है, जुपिटर पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, किसने कहा, जैसे उस ऐसे पहली क्लास दिखा रहा हूं, उसने बताया कि कितनी क्लास सिलेबस खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और है इसमें, अगर मैं आपसे कहूं कि जो सैटेलाइट धरती के चक्कर काटते हैं, इस सैटेलाइट धरती के चक्कर काटने का कभी पृथ्वी का ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो सकती है, हो सकता है बाहर से कोई और बल लगने लगे, कोई दूसरा ग्रह धरती पर टकरा जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, अपने आप से नहीं होगा, अपने आप से कुछ नहीं होता, ये बता चुके हैं गैलीलियो साहब, नथिंग हैपन इटसेल्फ, अपने आप से कुछ नहीं होता है, बाहर से कुछ एक्सटर्नल कुछ काम करना पड़ेगा, हो सकता है। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहे होते हैं, जो सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहे हैं, इनकी टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा कितनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो, आपके क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आपको आंसर 100% सही देना चाहिए, वो सैटेलाइट जो धरती के चक्कर काटता है उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो, वो सैटेलाइट जो धरती के चक्कर काटता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, ये आपको बताना है। जो चक्कर जो 10 क्लास में किसी बैच में नहीं हुआ आज तक, मैक्सिमम खत्म हो जाता है, स्पेशल बैच होते हैं वो 100 से लेके इसमें 95 क्लास में, किसी में 100 में, किसी में 105 में,
जितना बच्चा कह रहा है जीरो उन सबका गलत है, जो नेगेटिव लिख रहे हैं सबका सही है। बेटा देखो, जो सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा है इसकी टोटल एनर्जी होती है नेगेटिव, और फिजिक्स में नेगेटिव का कुछ मतलब होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि सैटेलाइट की एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज में एनर्जी नेगेटिव है ना, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई चीज बाउंडेड बनी हुई है, वो किसी फोर्स किसी बल से बनी हुई है, वो फ्री नहीं है। तो सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा है, धरती ग्रेविटी से बना हुआ है, धरती ग्रेविटी की वजह से चक्कर काट जा रहा है, तो बड़ा हर एक सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा है, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव ऋणात्मक है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब बाउंडेड स्टेट को शो करना, बंधी हुई अवस्था को प्रदर्शित करना। किसी बाउंडेड किसी बल से बंधी हुई है, ये फ्री नहीं है, अपने मन से कहीं भाग नहीं सकती। तो जितने सैटेलाइट हैं ऐसे इलेक्ट्रिक चक्कर में पढ़ाता हूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बंधे हुए ना, न्यूक्लियस प्रोटॉन के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, न्यूक्लियस के नाभिक के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जीरो, उसको नेगेटिव चक्कर काट रहे हैं, तो हर कोई चीज बाउंडेड बंधी हुई है, उसकी टोटल कितनी होती है? नेगेटिव। क्या लिखेंगे? जो लिखेंगे the total energy of a satellite which is revolving around a planet is always negative. हिंदू लिखेंगे किसी किसी ग्रह के चारों तरफ, किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ठीक है। दूसरा एक बनाना जो सैटेलाइट जो है धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के लिए उसको किसी तरह धरती ग्रेविटी की वजह से, है ना, और उसके कुछ एक्सटर्नल किसी इंजन की किसी फ्यूल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो अब मैं बताता हूं मैकेनिक्स वाला पार्ट चल रहा है कि कितनी क्लास में खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो जो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट, भूस्तर उपग्रह और ध्रुव उपग्रह में फर्क पढ़ेंगे, और केपलर के 3 नियम पढ़ेंगे। कल एक क्लास में हो जाएगा। उस अगली क्लास में पीडीएफ से काफी सारे क्वेश्चन होंगे और रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, 2 क्लास होगी। तीसरी क्लास में पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, एक में पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन, 4 क्लास होगी, 2 क्लास होगी न्यूटन डायमेंशन की। अगली 6 क्लास में मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जिस बैच में केवल मैकेनिक्स वाला पार्ट बचा होगा उनका अगली 6 क्लास में खत्म हो जाएगा, जिनका केवल मैकेनिक्स बचा हुआ है ना। तो जिस बैच में 90 के आसपास जो बच्चे बता रहे क्लास हो गई है, उनका लगभग 6-7 क्लास मैक्सिमम मामला ये मैकेनिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। मैं देखूंगा कोई और टॉपिक बचा नहीं है, ये मैकेनिक्स वाला पार्ट तो सब गए जितने बैच चल रहे हैं। हां, बस तो जो मोशन में, है ना। तो अब अगली 6 क्लास मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, तो हम देखेंगे टॉपिक बचा नहीं बचा, मैं बता दूंगा कि कौन कौन से बैच कितनी क्लास में खत्म होंगे। अभी 6 क्लास तक सब्र करना, 6 क्लास तक मैकेनिक्स ही लगेंगी। ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चल, थैंक यू, बाय।